हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में हमारी फील्ड में एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी एप्लीकेबल है एंड सीए फाइनल लेवल पे भी एप्लीकेबल है। अब उसमें सबसे बड़ा स्टडी मटेरियल का पोर्शन हमारा होता है स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी हमारे ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड्स है उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो हमारा जो प्यारा प्यारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इशू करता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द आईसीएआई काउंसिल, यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है उसको ये काम दिया हुआ होता है कि भाई साहब आप देखो, हमारे ऑडिटिंग के फील्ड में यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब हम ऑडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हमें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि हमारे काम में एक क्रेडिबिलिटी आ सके, हमारा ओपिनियन का एक रिलायबिलिटी बन सके, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की है। उसका काम क्या होता है? इंडस्ट्री में हमारी जितना हमारे फॉर एग्जांपल हमारा भारत है, भारत में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, देखो कितने प्रकार की एंटिटीज़ है, उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस तरीके का है, और उसे चेक करने के लिए यानी ऑडिटिंग या रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करने के लिए हमें कौन से प्रकार के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर हम उसे कलेक्टिवली कहते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो ये जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट इशू करता है उसे कहा जाता है प्रीफेस। प्रीफेस यानी एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की क्या पोजीशन है, उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उनकी स्कोप क्या है, उनका अथॉरिटी क्या है, और एज अ मेंबर, एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ प्रोफेशनल जब हम कोई भी ऑडिटिंग या रिव्यू या अदर एश्योरेंस सर्विसेज या रिलेटेड सर्विसेज का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इन स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से फॉलो करना है। तो ये जो आपका प्रीफेस है डॉक्यूमेंट, ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और हम इसी के बारे में अभी इस वीडियो में पढ़ाई करने वाले हैं। तो हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट है, शुरुआती डॉक्यूमेंट, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, उसमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें पढ़ना चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, वो है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, टू द स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो ये जो प्रीफेस है, इसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं उन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के लिए एक कंबाइंड प्रीफेस यानी इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हो, तो आपके कुल मिलाकर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में 5 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड आ गया आपका क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तीसरा रिव्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, चौथा स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, एंड पांचवा स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो यहाँ से हमें इसी टाइटल में से ये बात पता चल गई, हमारे ऑडिटिंग के प्रोफेशन में, फील्ड में 5 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स हमारे प्रिलिमिनरी हमें पता होने चाहिए। अब ये जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ये हमें क्या क्या चीज़ें बताने वाला है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके वेयर टेक्स्ट में, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट जो होती है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। तो मित्रों, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसने इशू करके रखे हुए हैं, वहाँ से आप ओरिजिनल टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, कुल मिलाकर 5 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स है। उन स्टैंडर्ड्स के लिए ये प्रीफेस आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपका एप्लीकेबल होने वाला है। जैसा ही हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें इंडेक्स मिलता है, दैट मीन्स ये जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इसमें कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इंट्रोडक्शन क्या है, देन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में पता चलेगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, अदर स्टैंडर्ड, जनरल क्लैरिफिकेशंस, प्रोफेशनल जजमेंट, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में पता चलने वाली है। अब इस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को रीड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक टाइटल मिलेगा, वो है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन ही आपका पहला टाइटल हो गया, और उसमें सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2, इसे कहा जाता है पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2। यानी इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है उसमें 2 पैराग्राफ्स है, पैरा 1 एंड पैरा 2। उसके बाद
आपका नेक्स्ट टाइटल आता है स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ आईसीएआई। इस टॉपिक के अंदर आपको पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 ऐसे दो पैराग्राफ्स पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट टाइटल आपका आता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसमें पैराग्राफ नंबर 5 है। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल पैराग्राफ नंबर 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया कि इस डॉक्यूमेंट में आपको टाइटल मिलेगा, उस टाइटल से रिलेटेड नीचे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पैराग्राफ फॉर्म में आपको दी हुई है। और सिमिलरली इसी सारी चीज़ों का जो इंडेक्स है वो यहाँ पर आपको कंटेंट्स के लिस्ट में मिलने वाला है। और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई गई है कि भाई साहब अगर आपको प्रीफेस टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में आपको दो पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ 1 और 2। इस तरीके से आपको इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और सारी चीज़ों को एक्सेस करना है। अब हमारा आज का जो मुद्दा है, इस वीडियो का हमारा मुद्दा है इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है, उसमें पैराग्राफ नंबर 1 को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, डिकोड करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाला पैराग्राफ है, इसमें कौन से की पॉइंट्स हमें समझने चाहिए एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट। मैं आपको वापस लेके आता हूं हमारे नोट्स में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन वाला टाइटल, उसमें पैराग्राफ नंबर 1। अब पैराग्राफ नंबर 1 में ओरिजिनल टेक्स्ट में आपको ये वाला टाइटल यानी हेडिंग नहीं है। अब उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि भाई साहब पैराग्राफ नंबर 1 में जो टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है स्कोप एंड अथॉरिटी। स्कोप एंड अथॉरिटी किस चीज़ की? तो स्कोप एंड अथॉरिटी इस प्रीफेस वाले डॉक्यूमेंट की। तो पैराग्राफ नंबर 1 को जब हम पढ़ते हैं, उसको डिकोड करने के बाद हमें एक्सप्लेनेशन में कुल मिलाकर कितने सारे की पॉइंट्स ध्यान में रखने। तो मित्रों, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहला मुद्दा हमारे सामने आने वाला है इशुएंस ऑफ द प्रीफेस। जरूरत क्यों पड़ी प्रीफेस को इशू करने की या फिर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को इशू करने की। दूसरा की पॉइंट हमें पता चलता है स्कोप ऑफ द प्रोनाउंसमेंट, यानी ये जो प्रीफेस वाला प्रोनाउंसमेंट है जो इशू किया गया है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, उसका स्कोप क्या है, उसका दायरा क्या है। तो आपके ऑडिटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू एंड एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये प्रीफेस का स्कोप हो गया। इन चीज़ों के ऊपर आपका प्रीफेस टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने वाला है। तीसरा पॉइंट हमें पता चलता है अथॉरिटी ऑफ द प्रोनाउंसमेंट, यानी अथॉरिटी क्या है। सो प्रोफेशनल अथॉरिटी एंड लीगल अथॉरिटी, ऐसे दो एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 हमें पता चलेगा इशूड बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ आईसीएआई। तो हमारा जो मेन डिपार्टमेंट होगा या जो यूनिट होगा जो ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स है उनको इशू करता है, वो होगा हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसमें ऑडिट एएएसबी का रोल क्या है और जो भी काम ये करता है उसका रिलेवेंस क्या है इंडस्ट्री के लिए, एज अ प्रोफेशनल हमारे लिए। पॉइंट नंबर 5 हमें पता चलेगा अंडर द अथॉरिटी ऑफ द आईसीएआई काउंसिल। फिर जो रोल आईसीएआई काउंसिल है उसका रोल क्या है, एंड ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, किस तरीके से हमें पूरे के पूरे ग्लोब में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला फील्ड है, ऑडिटिंग वाला फील्ड है, ऐसे रिलेटेड फील्ड में हमें अपनी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी किस तरीके से हासिल करनी है, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको दिया गया है। फिर सबसे मेन पॉइंट इसमें आता है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे आपको सारी किताबें बातें बताई गई है, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट इशू होता है वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसी एकेडमिक डॉक्यूमेंट को हमें प्रोफेशनल लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है। जो थियरी हमें ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, उस थियरी को हमें काम करते समय अपने सिनेरियो के हिसाब से अप्लाई करके हमें अपना आउटकम जनरेट करना होता है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मीन्स व्हाट? जब हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस होता है, बेसिकली अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्डाइजेशन होता है, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है? हमें बिजनेस प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंसी मिलती है। दूसरा, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ग्लोबल रिलेवेंस एस्टैब्लिश होता है एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस करने में हमें आसानी होती है। तो ये स्टैंडर्ड्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हुआ। और उसके बाद में पैराग्राफ नंबर 1 का कंक्लूजन। इस तरीके से हमें सारे की पॉइंट्स इंट्रोडक्शन वाले पहले पैराग्राफ में पढ़ने हैं। अब हम लोग हमारी एक्चुअल पढ़ाई शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेयर टेक्स्ट है उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर, वो एक्चुअल टेक्स्ट है, और उसके नीचे फिर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों के लिए रेडी करके रखा है। तो सबसे पहले हम लोग अपना ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें उसमें से की पॉइंट्स ध्यान में आएंगे और फिर हम अपना एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे। दिस प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, auditing, review, other assurance and related services has been issued to facilitate understanding of the scope and authority of the pronouncements of the AASB issued under the authority of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India। तो यहाँ पे सबसे मेन बात क्या हो गई मित्रों, सबसे पहले तो आपको स्कोप पता चल गया कि भाई साहब ये जो प्रीफेस है ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, इतनी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। उसके बाद में ये जो हमारा प्रीफेस है ये फैसिलिटेट करेगा, यानी हमें मदद करेगा किस बात के लिए, टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड अथॉरिटी। तो स्कोप तो हमें पता चल गया, ये स्कोप है प्रोनाउंसमेंट्स का। उसके बाद में अथॉरिटी, यानी किसके ऊपर मैंडेटरी है, किसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, क्या वो लीगली एनफोर्सिएबल स्टैंडर्ड्स है या लीगल एनफोर्सिएबिलिटी उन स्टैंडर्ड्स में है या नहीं है, ये बातें। तो पैराग्राफ 1 एकदम बेसिक सिंपल चीज़ें उन्होंने बताई है। अब आइए हम लोग डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इशुअंस ऑफ द प्रीफेस, द प्रीफेस हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे हमारी ऑडिटिंग के फील्ड में, प्रीफेस जो है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो है, ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है फॉर प्रोफेशनल्स इन द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस फील्ड। तो एज अ अगर हमारा करियर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस फील्ड में परस्यू कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रीफेस ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है। हर एक ऑडिटर को, हर एक प्रोफेशनल को जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड में काम करता है, उसे इस प्रीफेस के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, उसको ये इसका नॉलेज होना चाहिए। देन its issuance reflects the intent to provide structured guidance for applying standards effectively। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करेगा फॉर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस फील्ड, उनको इफेक्टिव तरीके से किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी बातें हमें इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिलने वाला है। बाय क्लियरली डिफाइनिंग द पर्पस एंड फ्रेमवर्क ऑफ द स्टैंडर्ड्स, The preface serves as an introductory and explanatory resource। तो preface क्या काम करेगा, इंट्रोडक्टरी रिसोर्स है हमारे लिए एंड एक्सप्लेनेटरी रिसोर्स है। यहाँ पर प्रीफेस में क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि भाई साहब जो आपके स्टैंडर्ड्स है उनका पर्पस क्या है, उनका फ्रेमवर्क कैसा है। तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड्स में क्या काम करना है वो तो हमें उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में बताया जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो गाइडेंस होता है, जो ब्रॉड गाइडलाइंस होती है, वो हमें प्रीफेस में से पता चलेगी। पॉइंट नंबर 2, स्कोप ऑफ द प्रोनाउंसमेंट। द स्कोप रेफर्स टू द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, यानी जितने भी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस फील्ड में स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ ICAI बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उन स्टैंडर्ड्स का स्कोप क्या है, कहाँ पे वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो 1, 2, 3, 4, इन 4 सेगमेंट्स में सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। द स्कोप रेफर्स टू द एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। इट इंक्लूड्स ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, एंश्योरिंग सिस्टमैटिक एंड अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ब्रॉड मीनिंग बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशन है, मैं ब्रॉड मीनिंग बता रहा हूँ, डेफिनेशन में भी आपको यही चीज़ें मिलने वाली है। देन स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनिंग कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स इन प्रोफेशनल वर्क, रिव्यू एंड एश्योरेंस, प्रोवाइडिंग लिमिटेड एंड reasonable assurance on various matters, related services, covering other professional activities such as agreed upon procedures or compilations। तो ये जितने भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने वाले हैं, और उसका पूरा का पूरा ब्रॉड गाइडलाइन एंड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस जो है वो आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट यानी प्रीफेस में मिलने वाला है। Understanding the scope ensures professionals know where and how to apply these standards across different domains of the work। अब ये domains of the work समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल तैयार करके रखा है, उसको आप समझने की कोशिश करो। देखो, हमारे इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार की एंटिटीज होंगी। तीन पार्टीज हमें एज अ प्रोफेशनल ध्यान में रखना है। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी, दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले स्टेक होल्डर्स, और तीसरा हमारा होता है ऑडिटर। ये 3 पिलर्स है हमारे
ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड में। तो एंटिटी जो है, एंटिटी का लीगल स्टेटस कोई भी हो सकता है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, एलएलसी हो सकती है, उसके बाद में गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, एनजीओ हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, बैंकिंग कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। फिर इंडस्ट्री में अगर हम गए तो बैंकिंग कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, उसके बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो सकती है, लॉजिस्टिक्स कंपनी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, सर्विस ओरिएंटेड कंपनी हो सकती है। तो बेसिकली लीगल एंटिटी का लीगल स्टेटस और उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो कौन से प्रकार का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके हिसाब से उसके सारे कंप्लायंसेस होने वाले हैं। दूसरा, जो भी कमर्शियल बिजनेस होता है, जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट। और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो यूज़ करते हैं, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। तो स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आपके, सॉरी, एंटिटी में आपका कौन कौन आ गया? ओनर, मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। फिर जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने हमारे अकाउंटिंग में पढ़ा है, बेसिक्स में हमने पढ़ा है कि दो प्रकार के यूजर्स होते हैं, पहला इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स, है ना। तो इनके बारे में भी सोचना है। अब ये जो एंटिटी है और ये जो स्टेक होल्डर्स है, इनके बीच में थोड़ा सा एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है। ये स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि भाई साहब, हमें तो पता नहीं है कि एंटिटी में जो ओनर्स है, जो मैनेजमेंट है, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, उन्होंने सही तरीके से काम किया है या नहीं किया है। तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को हटाने के लिए एक थर्ड अनबायस्ड न्यूट्रल प्रोफेशनल को हायर किया जाता है, जो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है। हमारे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड में उसे ऑडिटर कहा जाता है, और जनरली वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज जो है वो एज अ सोल प्रोप्राइटर भी दे सकता है, वो अपनी फर्म भी बना सकता है, यानी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या फिर एलएलपी के अंडर वो सर्विसेज दे सकता है। उसके साथ होंगे उसके टीम मेंबर्स एंड असिस्टेंट्स, यानी पार्टनर्स, टीम मेंबर्स, असिस्टेंट्स। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की जो हमारी फील्ड है, उसमें ब्रॉडली हमें इन लोगों के साथ डील करना होता है। तो ये बेसिक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। ये चीज़ें जब आप समझोगे तब आपको स्टैंडर्ड्स की जितनी भी बातें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ, वापस नोट्स में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ensures professionals know where and how to apply the standards across different domains of their work। अब ये जो तीन प्रकार के स्टेक होल्डर्स मैंने आपको बताए हैं, वो बेसिकली मैंने आपको डोमेन बताने के लिए, यानी अलग अलग प्रकार के डोमेन होते हैं। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज बताया, इंडस्ट्री के बारे में हमने बात की, तो ये उनका अलग अलग प्रकार का डोमेन हो गया। ठीक है, तो जो एज अ प्रोफेशनल हमें इस डॉक्यूमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा की पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है? अथॉरिटी ऑफ द प्रोनाउंसमेंट, यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के जो प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं, यानी वो जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं, उसमें से वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हो गया प्रीफेस। अब इस प्रीफेस की अथॉरिटी किस तरीके की होगी? The standards are not merely recommendations but carry authoritative weight, meaning they must be adhered to by the professionals। अब इसकी अथॉरिटी यहाँ पर एकदम क्लियरली बता दी गई है। ये जितने भी प्रोनाउंसमेंट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करेगा अंडर द नेम ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, इनका एक अथॉरिटेटिव वेट होता है। मतलब क्या कि भाई साहब, ये केवल रिकमेंडेशंस नहीं है, दीज आर मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। एक प्रोफेशनल के तौर पे आपको जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेगा, इंस्टीट्यूट में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा, उसको जितने भी प्रोनाउंसमेंट है आईसीएआई ने इशू किए गए, उनको मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। उसमें पॉइंट नंबर 1, प्रोफेशनल अथॉरिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मैंडेटेड टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स इन देयर एंगेजमेंट। जितना भी आप काम करोगे ऑडिटिंग का, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू एंड अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, तो इसमें आपको ये प्रोनाउंसमेंट्स मैंडेटरीली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करने पड़ेंगे। लीगल अथॉरिटी, these standards are recognized under relevant laws giving them enforceability in practice। यानी आपके ऊपर यानी जो भी आप लीगली एनफोर्सिएबल है, कोर्ट ऑफ लॉ में आपको इसकी मदद होने वाली है। Adherence to these standards ensures
क्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड रिलायबिलिटी इन द वर्क परफॉर्म्ड बाय द प्रोफेशनल्स। अब ये स्टैंडर्ड्स डेवलप क्यों किए गए, इनको फॉलो करने से क्या फ़ायदा हमें होता है? तो भाई साहब, हमारे काम की क्वालिटी बढ़ती है, हमारे काम करने के तरीकों में यूनिफॉर्मिटी आती है, ताकि हमारा काम कंपेयर कर सके, हम एक फर्म का काम दूसरे फर्म से कंपेयर कर सकते हैं। एक एंटिटी के लिए जो प्रोसेसेस सेम इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट बेचने वाली एक एंटिटी के लिए जो भी ऑडिटिंग की प्रोसेसेस हमने फॉलो की है, सिमिलर एंटिटी के लिए हम अगर वही प्रोसेसेस फॉलो करते हैं तो दोनों रिजल्ट्स का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो बेसिकली यूनिफॉर्मिटी जो है वो हमें कंपैरिजन करने में मदद करता है। एंड रिलायबिलिटी, जब आपके पास क्वालिटी है, जब आपके पास यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी है, तो आपके काम की यानी आपके ऑडिट ओपिनियन की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इन द वर्क परफॉर्म बाय द प्रोफेशनल्स। पॉइंट नंबर 4 हमें क्या ध्यान में रखना है? इशूड बाय ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की जो फील्ड है उससे रिलेटेड जितने भी काम होगा वो इंस्टीट्यूट के इस विंग के अंडर होगा। इंस्टीट्यूट का एक आर्म है जिसे कहा जाता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। वो सारा का सारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी बातें होगी, जितना भी एकेडमिक डिस्कशन होगा, जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, वो AASB इंश्योर करेगा कि प्रॉपरली ड्राफ्ट हो, पब्लिक ओपिनियन के लिए उसको प्रेजेंट किया जाएगा, पब्लिक के ओपिनियन आने के बाद प्रॉपरली रिफाइन किया जाएगा ड्राफ्ट को, चेंजेस किए जाएंगे इफ रिक्वायर्ड, और फिर फाइनल ड्राफ्ट इशू किया जाएगा। तो ये सारे के सारे काम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर किए जाते हैं। द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इज द स्पेशलाइज्ड बॉडी विद इन ICAI रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग, रिव्यूइंग एंड इशूइंग दी स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है वो सारे के सारे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है। उसका रोल क्या है AASB का? इट एंश्योर्स दैट द स्टैंडर्ड्स अलाइन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस व्हाइल एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आज के समय में इकोनॉमी की दो लेवल्स होती है, पहला डोमेस्टिक इकोनॉमी और तीसरा होता है ग्लोबल इकोनॉमी। तो जो भी देश जिन्हें भी इकोनॉमिकली ग्रो करना है उनको दोनों सेगमेंट्स में ध्यान देना पड़ेगा, यानी उनकी इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी उनको अच्छे से शेपअप करना पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी में भी अपना वेट उन्हें जनरेट करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी, तभी आप अपने देश में रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी है यानी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस भी है और आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी है, तो ऐसे केसेस में डोमेस्टिक लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस इंटरनेशनल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। तो बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए क्या होगा? इट एंश्योर्स दैट द स्टैंडर्ड्स अलाइन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनमें से भी हम उनको सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंश्योर कौन करता है? AASB। It ensures that the standards align with global practices while addressing the specific needs of the Indian context। यानी global practices भी हमें ध्यान में रखनी है एंड इंडियन context की जो needs है वो भी हमें ध्यान में रख के चलना है। Relevance, AASB ensures that the standards cater to the dynamic needs of the profession and stakeholders। तो जब आप समय के साथ आगे बढ़ोगे तभी आपका रिलेवेंस रहेगा, आप पास्ट में नहीं जी पाओगे। तो AASB क्या करता है कि भाई साहब बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो हाईली डायनामिक होता है, दिन ब दिन अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का डिमांड मार्केट में आता है, फिर उनका प्रोडक्शन होता है और उन्हें सप्लाई किया जाता है, उनसे रिलेटेड टैक्सेशन लॉस बनते हैं, अलग अलग प्रकार के टैरिफ्स लगते हैं, कहीं पे वॉर शुरू हो जाती है तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत सारा चेंजेस एक ही साथ में ग्लोबल इकोनॉमी में होते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए AASB क्या करता है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनके लिए हमें स्टैंडर्ड्स बनाने हैं और सारी प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करते हुए चलना है। तो इसीलिए अगर आपने कोई एक स्टैंडर्ड बना दिया तो वो रिजिड नहीं है, उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, समय के साथ साथ वो स्टैंडर्ड आगे चलते चलते उसमें चेंजेस भी होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? अंडर द अथॉरिटी ऑफ द ICAI काउंसिल, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is the apex body that governs the activities of the ICAI, including the issuance of professional standards। ठीक है भाई साहब, रोल ऑफ ICAI काउंसिल क्या होता है? The council approves and provides the final authority for all pronouncements made by AASB। नंबर 2,
Global credibility. By issuing these standards, the ICAI ensures they meet the expectations of the international auditing and assurance framework while addressing local regulatory requirements. अब यहाँ पे जो ये ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की बात आती है, हमेशा हमें ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो केवल डोमेस्टिक है, और बहुत सारी ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे भी कॉरपोरेशंस है जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब, और कोई हमेशा एक एंटिटी के अंदर बिजनेस नहीं करता है। एक आपकी होल्डिंग कंपनी होगी, उस होल्डिंग कंपनी की बहुत सारी सिस्टर कंसर्न्स होंगी, बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज होंगी। अब जैसे आप गूगल का एग्जांपल ले लो, गूगल क्या हो गया, अलग अलग देशों में काम करता है। तो गूगल इंडिया एक यूनिट हो गया, गूगल यूएसए एक यूनिट हो गया, जिसमें भी गूगल अगर यूरोपियन कंट्रीज में काम करता है तो कंट्री के हिसाब से एक एक यूनिट उसने वहाँ पर लीगल एंटिटी बना के रखी है। अब होता क्या है कि गूगल, इसका मेन हेडक्वार्टर, मेन कंपनी कहाँ की है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो गूगल में क्या होगा कि गूगल भाई साहब एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए उसको क्या लगेगा कि उसके जितने भी देशों में कारोबार है, उन कारोबार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लेगा और अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तरीके से आपको सोचना है ग्लोबल क्रेडिबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, अब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखो। कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, द प्रीफेस एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स अक्रॉस डिफरेंट एंगेजमेंट्स। अब ये डिफरेंट एंगेजमेंट्स क्या होती है? हमने ऊपर में देखा है यहाँ पर, ऑडिटिंग, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, 4 प्रकार के काम होते हैं। तो जितना भी एक ऑडिटर काम करेगा, एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल काम करेगा, उसके काम के अंदर में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो सही समय पे काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और हम एक पीरियड का उसका किया हुआ काम दूसरे टाइम पीरियड से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जहां पर भी कंसिस्टेंसी नहीं है वहां पर भी कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। रैंडम चीजों का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंसिस्टेंट और सिमिलर चीजों का कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो ये जो प्रीफेस है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, द प्रीफेस एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स अक्रॉस डिफरेंट एंगेजमेंट्स। यानी जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है उनको अप्लाई किस तरीके से करना है? बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है, लेकिन प्रीफेस क्या करता है? उन सारे अलग अलग ऑप्शंस को हटा के एक यूनिफॉर्म अप्रोच सारे प्रोफेशनल्स को देता है। यानी महाराष्ट्र में बैठा हुआ ऑडिटर भी वही उसी तरीके से काम करेगा, गुजरात में बैठा हुआ ऑडिटर भी सिमिलर तरीके से काम करेगा क्योंकि वो एक ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो कर रहा है। तमिलनाडु में बैठा हुआ ऑडिटर भी एक ही तरीके से काम करेगा क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बताए हुए स्टैंडर्ड्स को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर पॉइंट नंबर 2, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। अधेरिंग टू स्टैंडर्ड enhances the credibility and accountability of the professionals। तो ये स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये एक प्रकार की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके अपनी ऑडिटिंग की एंगेजमेंट को फुलफिल किया है, तो एक रिलायबिलिटी आएगी, एक क्रेडिबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स वाला डॉक्यूमेंट है ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया जाता है। तो अगर कोई ऑडिटर कहता है कि मैंने ऐसे, फॉर एग्जांपल ऑडिट एविडेंस वाली जो आपकी सीरीज़ है, अगर कोई ऑडिटर कहता है कि मैंने ऐसे ऑडिट एविडेंस वाली सीरीज़ में जो भी चीज़ें बताई गई है उसी तरीके से मैंने काम किया है, उसी तरीके से मैंने ऑडिट एविडेंस को गैदर किया है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ऑडिट एविडेंस मैंने रीजनेबल एश्योरेंस को जनरेट किया है, एंड उसी रीजनेबल एश्योरेंस को मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके हिसाब से मैंने अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट किया है। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे, भारत का हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग की फील्ड में इस तरीके से काम करेगा, तो एक सर्टन अकाउंटेबिलिटी, एक सर्टन क्रेडिबिलिटी उस काम को प्राप्त होती है। तो उसी क्रेडिबिलिटी को हासिल करने के लिए हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट की। उन्हें कहा जाता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। पॉइंट नंबर 3, ग्लोबल रिलेवेंस। मतलब क्या हो गया? The standards align with international auditing practices, promoting India's professional standards on a global stage। अब इसमें दोनों तरीके का फायदा है। यानी हमारे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि केवल इंडिया में ही बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, और ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मोर फाइनेंशियली स्टेबल नेशन है, जो हमसे इकोनॉमी में बड़े हैं, जैसे कि यूएस हो गया, उसके बाद में टेक्नोलॉजिकली साउंड जापान भी है, उसके बाद में कोरिया भी है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो हमसे टेक्नोलॉजिकली साउंड है, इकोनॉमी में आगे है। तो ऐसी कंट्रीज़ में
हो सकता है कि उनके पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है कि हमारे पास कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई डेवलप नेशन है तो उसकी हर एक प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस होगी, या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई डेवलपिंग कंट्री है तो उसके पास नॉलेज ही नहीं है। नहीं, ये सारी चीज़ें स्कैटर्ड होती है। तो हमें क्या करना होता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस प्लस डोमेस्टिक बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनको क्लब करके एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी वर्सेस इंटरनेशनल इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी ऐसा गेम नहीं है। दिस इज डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी हमें संभाल कर चलना है एंड ग्लोबल ट्रांजैक्शंस, ग्लोबल इकोनॉमी में हमें अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके संभाल के चलना पड़ेगा, एक बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड्स अलाइन विथ इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एमएनसीज है तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। प्रमोटिंग इंडियाज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ग्लोबल स्टेज। तो अभी आप देखो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आप पास कर लेते हो, ये कोर्स अगर आप पास कर लेते हो, तो इंडिया के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर हमारे यहाँ की सीए की डिग्री जो होती है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। यानी यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप डायरेक्टली किसी कंट्रीज में जाकर अपनी सर्विसेज या जॉब कर सकते हो या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, फॉलोइंग दीज प्रोनाउंसमेंट एंश्योर्स कंप्लायंस विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायर। तो यही सबसे मेन चीज होती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस ही हमें चेक करना है। एक एंटिटी ने पूरे साल भर में किस तरीके से काम किया है, कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसने कंडक्ट किए हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एप्लीकेबल होने वाले जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसने फॉलो किए हैं या नहीं किए। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो हमारा फोकस होता है, वो सारा का सारा फोकस आखिरी में आके यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस के पास आके हमारा समाप्त होता है। और हमें अपना ओपिनियन देना पड़ता है कि भाई साहब, जो भी एंटिटी है, एज एन ऑडिटर जब हम काम करते तो हम ये ओपिनियन देते कि जो भी एंटिटी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये स्टेक होल्डर्स को हमें क्लियरली बताना पड़ता है। तो इस तरीके से 6 की पॉइंट्स हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से पता चल गए। अब इसमें एक कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन क्या है, यानी पूरे 6 पॉइंट्स की एक समरी, छोटी सी जिस्ट। द प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, auditing, review, other assurance and related services is a vital document that lays the groundwork for understanding and applying professional standards. Preface क्या करता है, एक groundwork, एक foundation आपको provide करता है। किस बात के लिए, स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड उनको अप्लाई करने के लिए। बाय डिटेलिंग द स्कोप, अथॉरिटी एंड इशूइंग प्रोसेस। 3 बातों के बारे में, 3 सेगमेंट्स के बारे में और जानकारी हमें प्रीफेस से मिलती है। कौन सी, स्टैंडर्ड्स का स्कोप, उनकी अथॉरिटी और इशूइंग प्रोसेस, यानी स्टैंडर्ड्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। By detailing the scope, authority and issuing process of the standards, the preface ensures that professionals are equipped to meet the expectations of their role with consistency, quality and integrity. तो मित्रों, कंक्लूजन में आपको क्या पता, प्रीफेस के बारे में क्या हमें पता चला कि भाई साहब, ये जो प्रीफेस है ये एक वाइटल डॉक्यूमेंट है जो कि हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ग्राउंडवर्क प्रोवाइड करता है टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इस प्रीफेस में स्कोप, अथॉरिटी एंड इशूइंग प्रोसेस के बारे में बात की गई है स्टैंडर्ड से रिलेटेड। देन ये जो प्रीफेस है ये इंश्योर करता है कि हमारे जैसे प्रोफेशनल, मेरे और आपके जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में या ऑडिटिंग फील्ड में या अकाउंटिंग फील्ड में लोग काम करते हैं, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स आर वेल इक्विप्ड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर रोल। अब हम अपना रोल तभी फुलफिल कर पाएंगे जब हम कंसिस्टेंट होंगे, हमारे काम में क्वालिटी होगी एंड हमारे एक पर्सनल क्वालिटी होगी जो कि इंटेग्रिटी, मतलब ऑनेस्टी। तो इस तरीके से आपका पहला वाला जो पैराग्राफ है उसका डिस्कशन होता है यहाँ पर कंप्लीट, और ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। अगले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है उसका पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पैराग्राफ नंबर 2 का क्या है मित्रों, हेडिंग ICAI's कमिटमेंट टू हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये वाला पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इसे ऑडिटिंग जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर थियरी सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको मित्रों यही अप्रोच काम में आने वाला है। कौन सा अप्रोच है वो? अप्रोच कैसा है, सबसे पहले आपको बेयर टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, उसमें से की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो और फिर धीरे धीरे उन की पॉइंट्स को एलैबोरेट करो। इस तरीके से आपका डिटेल नोट्स इसमें रेडी होने वाला है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए।